घमंडी बहू। श्यामलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शकुंतला और दिव्या नाम की सास बहू रहते थे। बहू इस बात का घमंड करती थी कि वो दहेज में बहुत सारा पैसा लाई थी, लेकिन शकुंतला पहले से ही बड़े शांत स्वभाव की औरत थी। लोग हमेशा उसकी प्रशंसा किया करते थे। रोज सुबह दिव्या नींद से जागने के बाद उसकी सास उसके लिए कॉफी बनाकर नहीं लाती थी। तब वो बोलती थी, अरे रे, हर दिन इन्हें तो अलग से बोलना पड़ता है। क्या ये नहीं जानती कि हर रोज सुबह मेरे नींद से जागते ही मुझे कॉफी पीनी है। वो बस बोल ही रही थी कि तभी सास कॉफी का कप लेकर उसके कमरे में पहुंची। बेटी, ये ले, कॉफी पी ले। कॉफी लेते हुए दिव्या बोली, सासू माँ, आपसे मैं कितनी बार कहूँ, जब तक मैं नींद से जाग जाऊँ मुझे कॉफी बनाकर दे दिया कीजिए। हर रोज यही बात बोलनी पड़ती है क्या आपको? ये बात सुनकर शकुंतला बोली, वो दरअसल मुझे कैसे पता होगा कि तुम कितने बजे नींद से जागती हो। ये बात सुनते ही दिव्या को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, ठीक है, नहाने के लिए गर्म पानी तैयार किया आपने? आज मेरे एक दोस्त का शादी है, मुझे जल्दी तैयार होना है और शादी पे जाना है। बेटी, तुम उठकर ब्रश कर लो, तब तक मैं नहाने के लिए पानी रेडी रखती हूँ। इस तरह बोलकर शकुंतला रसोई घर में जाकर पानी रेडी करने लगी। नहा धोकर दिव्या तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। ये बुढ़िया कोई भी काम टाइम पे नहीं करती है। सासू माँ, जल्दी नाश्ता लगाइए, मुझे खाकर तुरंत शादी में भी जाना है, पहले ही बहुत लेट हो गया है। इस तरह बोलते ही वो जल्दी जल्दी बर्तन लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और अपनी बहू को नाश्ता परोसने लगती है। बुरा मत मानना बेटी, आज थोड़ी देर हो गई, ये लो खाओ। नाश्ता करते हुए दिव्या बोली, अरे सासू माँ, हर रोज सिर्फ इडली ही बनाती हो, कोई और टिफिन बनाया कीजिए। रोज रोज ये इडली खा खा के मैं पक चुकी हूँ। अच्छा सुनिए, शादी अटेंड करने के बाद मैं वहाँ से अपनी मम्मी पापा के घर जाऊंगी। इस तरह बोलकर वो चली जाती है। बेचारी सास बड़ी आशा भरी नजरों से अपनी बहू को जाता हुआ देखती है और सोचती है कि उसकी बहू में कब बदलाव आएगा। पता नहीं मेरी बहू में कब बदलाव आएगा। शादी का फंक्शन अटेंड करने के बाद दिव्या सीधे अपने माँ बाप के घर पहुँचती है। दिव्या को देखते ही उसकी माँ भाग्यम खुशी खुशी बोलती है, अरे बेटी दिव्या, कैसी हो तुम? दामाद जी तेरा अच्छा ख्याल रखते हैं ना? तेरी सास कैसी है? मेरा कुछ नहीं माँ, मेरा सब लोग अच्छा ख्याल रख रहे हैं वहाँ। वैसे भी देखेंगे क्यों नहीं, खूब सारा दहेज तो दिया है मैंने। अरे बेटी, ऐसा क्यों बोल रही हो? एक लड़की को अपने ससुराल में अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये सब आपके जमाने की बातें हैं, इस जमाने में ऐसा नहीं चलेगा। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि तभी दिव्या की भाभी कलावती वहाँ आई। कलावती ने दिव्या से भी ज्यादा दहेज दिया था अपनी शादी में। कलावती आकर बोली, क्यों सासू माँ, बेटी को देखकर बहू को आप भूल गई ना? आज शाम को स्नैक्स पे क्या बना रही हैं? बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी बनाइए ना। इस तरह बोलकर कलावती अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहू की बात सुनते ही भाग्यम तुरंत रसोई में जाती है और फटाफट पकौड़ी बनाने की तैयारी करती है। ये देखकर दिव्या को बहुत खुंदस होता है और वो तुरंत अपनी माँ के पास आकर बोलती है, माँ देखा तुमने, कितनी घमंडी है ये। शादी के बाद पहली बार मैं यहाँ आई हूँ, कम से कम उसने मुझे देखकर कुछ बातें भी नहीं की और ऊपर से तुझे ऑर्डर देकर अपने कमरे में चली गई। उसे क्या सास की इज्जत करनी भी नहीं आती? तो वो तुझसे घर का सारा काम करवा रही है। रुक जाओ माँ, मैं इसकी अभी खबर लेती हूँ। ये बात सुनते ही भाग्यम बोली, अरे नहीं बेटी, उसे कुछ मत कहना, गलती उसकी नहीं है, तेरे भाई की है, क्योंकि उसके इस बर्ताव को तेरा भाई नजरअंदाज कर देता है। ऊपर से वो उसका बहुत सपोर्ट करता है। ऐसे में हम कर भी क्या सकते हैं बेटी? ऊपर से उसने दहेज में भी बहुत पैसे लाए हैं, इसीलिए हम ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। बेटी, सास में किसी दूसरी औरत को नहीं, अपनी माँ को ढूंढना चाहिए। लेकिन आजकल की ये औरतें सास में किसी दुश्मन को ढूंढती हैं। चलो कोई बात नहीं, इन सब की मुझे आदत पड़ गई है बेटी। कम से कम तू अपनी सास से अच्छा बर्ताव कर, अपनी भाभी की तरह मत करना बेटी, क्योंकि बेटी दिन ब दिन हमारा उम्र ढलता जा रहा है,
उम्र के बढ़ते बढ़ते हम अपना काम खुद ही नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमें तुम जैसी बहुओं पर आधारित होना पड़ता है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तू अपनी सास में अपनी माँ को देख। समझ गई बेटी? दिव्या बहुत दुखी हो जाती है। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। इस तरह बोलकर दिव्या अपने ससुराल पहुँचती है। जब तक दिव्या पहुँचती है, शकुंतला हॉल में सोफे पर आराम कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो दिव्या को देखती है, वो हड़बड़ी में सोफे से उठकर खड़ी हो जाती है। बहू, आओ आओ। रुक जा बहू, अभी मैं तेरे लिए फटाफट कॉफी बना कर लाती हूँ। इस तरह वो तुरंत रसोई घर में जाकर दिव्या के लिए कॉफी बना कर लाती है और वो दिव्या को कॉफी देते हुए बोलती है, ये लो बेटी, कॉफी पी ले। कैसी है तुम्हारी माँ और बाकी सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं ना? इस तरह पूछते ही दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब दिव्या बोली, सासू माँ। अपनी बहू के मुंह से इससे पहले उसने ये लफ्ज कभी नहीं सुना था। ये बात सुनते ही शकुंतला, ये सपना तो नहीं है ना? ये सब सच ही है ना? तूने आज बड़े प्यार से मुझे सासू माँ कहा। हाँ सासू माँ, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरा सारा घमंड उतर गया है। मुझे आज पता चला है कि माँ जैसी सासू माँ को दुख नहीं देना चाहिए। आज से आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हो। ये लीजिए माँ जी, ये चाय आप पी लीजिए। मैं फटाफट जाकर खाना बना देती हूँ। ये बात सुनते ही शकुंतला बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी बहू को गले लगा लेती है और उसकी आंखें भी भर उठती हैं। उस दिन से सास बहू माँ बेटी की तरह बड़े प्यार से साथ साथ रहने लगे। नौकरानी और पड़ोस के घर के राज। श्रीरंगपुरम नाम के एक गांव में तायारामा नाम की एक धनी औरत रहती थी। उसकी एक नौकरानी थी जिसका नाम था कैका। कैका को आसपास हो रही सभी कामों की हमेशा जानकारी रहती थी। इसीलिए तायारामा आस पड़ोस के घरों में क्या चल रहा है, इन सब की खबर कैका द्वारा पता करके बड़ी खुश खुश रहती थी। इसी तरह एक दिन कैका, मेम साहब, अपने पड़ोस की पंकज है ना, वो एक दिन मुझसे बोल रही थी कि तेरी तायारम्मा मेम साहब को आसपास की सारी खबरें रहती हैं। मेम साहब जानती हैं। तब मैंने क्या कहा उनसे? हाँ, बता क्या कहा तूने? अरे आपको हमारे तायारम्मा मेम साहब के बारे में पता ही क्या है। उन्हें किसी के बारे में कोई खबर नहीं रहती, उन्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप बहुत दान धर्म भी करती हैं। ये बात सुनते ही तायारम्मा बोली, अच्छा तूने ऐसा कहा? सही कहा, सही कहा। तायारम्मा की बात सुनते ही कैका बोली, हाँ, हाय राम, मेम साहब मुझे जल्दी जाना होगा। मेम साहब, घर जाकर मुझे घर के लिए सामान खरीदने हैं मेम साहब, वरना मेरा पति मुझे छोड़ेगा नहीं। ये बात सुनते ही तायारम्मा बोली, अरे अरे, इतनी हड़बड़ी की क्या जरूरत है और इतने से सामान के लिए तुझे दुकान जाने की क्या जरूरत? जो भी चाहिए घर से ही ले जा। इस तरह कैका अपनी समझदारी से तायारम्मा को मक्खन लगाकर अपनी जरूरत की चीजें और घर के सामान उनके पास से ले जाया करती थी। घर के सामान लेकर घर जाती कैका मन में सोचती है, ये तायारम्मा तो बड़ी पगली है। 4 बातें आस पड़ोस के बारे में बता दो तो बड़ी खुश हो जाती है। पता नहीं इन्हें ऐसी खुशी क्यों मिलती है। इस तरह सोचकर वो अपने घर पहुंचती है। इधर घर पे कैका का पति वेंकैया जब कैका के हाथ में सामान देखता है तो वो शक से पूछता है, एक बात बता कैका, क्या बात है? आजकल तू रोज कोई न कोई सामान लेकर ही घर आती है। इतना सारा सामान तो तू लाती कहाँ से है? सच बता, कहीं जिस घर में तू काम कर रही है वहाँ तू चोरियां तो नहीं कर रही? अरे चुप भी हो जाइए, क्या आपको मैं चोर दिखाई देती हूँ? मैं जिस घर में काम कर रही हूँ वो मेरी मालकिन तायारम्मा जी है ना, उन्हें आस पड़ोस के लोगों की मुश्किलें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए वो खबरें मैं उन्हें सुना देती हूँ। मेरी खबरें सुन के वो बड़ी खुश हो जाती है और खुश होकर अपने घर के कोई न कोई सामान मुझे घर ले जाने दे देती है। इसीलिए ये सब घर ला रही हूँ। क्या कहा? आस पड़ोस के लोगों के दुखों के बारे में जानकर वो खुश होती है? उन्हें तो और भी दुखी होना चाहिए। छी, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करना तो बड़ा आसान है। जाइए अपना काम संभालिए, औरतों की बातों में आप मत घुसिए।
ये बात सुनते ही वेंकन्ना मन ही मन बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे कैका आस पड़ोस के खबरों के साथ साथ गांव भर के खबरें भी बताने लगी। इसी बीच उस गांव में कुछ मिट्टी के काम करने वाले कुम्हार आते हैं और वो लोग गांव के बाहर तंबू गाड़कर वहाँ रहने लगते हैं। एक दिन कैका किसी काम से उसी तरफ जाती है और उन लोगों को देखकर, हाँ, कौन है ये लोग? लगता है नए नए आए हैं। मैंने आज तक इन लोगों को आसपास कभी नहीं देखा। एक बार जाकर बातें कर आती हूँ और ऊपर से कोई अच्छी खबर मिली तो मेम साहब को बताऊंगी तो वो मुझे कुछ न कुछ जरूर दे देंगी। इस तरह मन में सोचकर वो उन लोगों के पास जाती है और उन लोगों से कहती है, अरे अरे, कौन हो आप लोग? लगता है नए नए आए हो। तब उन लोगों में से एक आदमी बोला, हाँ, हम लोग किसी काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। बस थोड़े ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैं काम के सिलसिले में रोज यहीं से जाती हूँ। अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। इस तरह कैका बड़े गर्व से बोलकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन कैका जब इन मिट्टी के काम करने वाले लोगों के पास अचानक से जाती है तो वो देखती है कि वो लोग सोने को चुपके से देख रहे थे। कैका को वहाँ अचानक देखकर वो लोग उस सोने को छुपा देते हैं। जब से कैका ने उनके हाथों में सोना देखा था, उसके मन में यही चल रहा था कि वो किसी भी तरह उसका रहस्य पता करे। उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह कैका जल्दी तैयार होकर उस मिट्टी का काम करने वाले लोगों के पास जाकर बोलती है, भाई साहब, एक बात तो बताइए, कल मैंने आप लोगों के हाथों में सोना देखा था, वो आप लोगों को कहाँ से मिला? आप लोग क्या मुझे वो एक और बार दिखाओगे? वो दरअसल हम लोग मिट्टी का काम कर रहे थे ना, तो हमें जमीन में मिली। वैसे भी उससे क्या फायदा, हम तो उसे बस देख ही सकते हैं, बेच तो नहीं सकते ना। अरे भाई, क्यों नहीं बेच सकते? उतना सारा सोना खरीदने के लिए पैसे किसके पास होंगे? उतना पैसा मेरी मेम साहब के पास है। एक काम करती हूँ, मैं अभी जाकर उन्हें सारी बात बताकर तुम लोगों के पास वापस आऊंगी। इस तरह उनसे बोलकर कैका जल्दी अपने मेम साहब के घर पहुँचती है। हाँ कैका, आ गई तू? अब बता, गाँव की क्या खबरें हैं? जब तक तू मुझे सारी खबरें नहीं बताती, मेरे गले से तो निवाला भी नीचे नहीं उतर रहा। हाँ मेम साहब, इसीलिए तो मैं आपको एक बढ़िया सा खबर सुनाने आई हूँ। अच्छा, क्या बात है? मेम साहब, ये बड़े राज की बात है। जानती हैं, हमारे गांव में कुछ मिट्टी का काम करने वाले लोग आए हुए हैं। मैंने उनके पास 1 किलो सोना देखा है, लेकिन वो लोग उस सोने का असली भाव भी नहीं जानते। अगर वो सोना हमारे हाथ लग जाएगा ना, तो आप खूब सारे जेवर बनवा सकती हो। अच्छा, ये बात है, तो जल्दी जा और उन्हें बुला ला। ये बात सुनते ही कैका तुरंत भागते हुए जाकर उन लोगों को अपने साथ लेकर मालकिन के घर पहुंचती है। वो आदमी घर आकर अपनी पोटली खोलकर तायारम्मा को सोना दिखाने लगता है। इतना सारा सोना देखते ही तायारम्मा की आंखें चमकने लगती हैं। हाँ भाई साहब, इस सोने का क्या मोल बोल रहे हो? मेम साहब, अगर इसी सोने को हम बाहर बेचे तो 3 लाख मिलेंगे। आप हो इसलिए 1 लाख रुपए में आपको बेच देंगे। ये बात सुनते ही तायारम्मा बहुत खुश हो जाती है और उस सारे सोने को 1 लाख रुपए में खरीदकर सोना छुपा कर रख लेती है और वो आदमी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर तायारम्मा कैका की खूब प्रशंसा करती है। अगले दिन कैका उन मिट्टी के काम करने वाले लोगों के पास जाकर कुछ कमीशन के पैसे लेने की सोचती है, लेकिन कैका जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। उस जगह पे एक व्यक्ति भी नहीं दिखाई देता। अरे, कहाँ चले गए ये सब? कहीं ये लोग चोर तो नहीं थे? ऐसा सोचकर वो दौड़ते हुए तायारम्मा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। सारी बात पता चलने पर तायारम्मा तुरंत उस पोटली को खोलकर सोने की अच्छे से परीक्षा करती है। ठीक से देखने पर पता चलता है कि वो सोना नकली सोना था। हाय राम, मैं तो लुट गई। तेरी बात सुनकर मैंने 1 लाख रुपए दे दिए। अरे, इसमें मेरी क्या गलती है मेम साहब? सारे गांव की खबर रखने से ऐसा ही होता है। हाँ, तो सही बोल रही है। मैंने अपने काम से काम रखने के बजाय आस पड़ोस के लोगों के घर की परेशानियां जानने के लिए तुझसे काम करवाया। इन सब का तो मुझे भुगतना ही था और ऊपर से आज मुझे पता चला कि लालच भी कितना बुरा होता है।
इस तरह रोते रोते दोनों अपने सर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।